युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री विमल रतूड़ी, जो कि एक काउंसलर हैं। युवाओं के साथ आप लगातार कार्य कर रहे हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे और वो है परीक्षा और छात्र। रतूड़ी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रतूड़ी जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत वृहद कार्यक्रम किया जिसमें पूरे देश के छात्र छात्राओं ने, उनके अभिभावकों ने और शिक्षकों ने भाग लिया। परीक्षा पे चर्चा। आज जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें अभिभावक भी इन्वॉल्व है, टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं और कह सकते हैं कि पूरा समाज इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कहें कि ये इतना क्यों इसके बारे में चिंता की जाती है कि अब परीक्षा होने वाली है, क्या इसलिए कि इसका कोई परिणाम निकलता है? बिल्कुल, जैसे आपने बात की परीक्षा परीक्षा हमारे लिए एक सालाना महोत्सव है कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ आप सीखते हैं, उसका वैलिडेशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है। जो भी आपने साल के 365 दिन में पढ़ा, उसको 3 घंटे में कंक्लूड करना है। खासकर मैं अलग अलग एग्ज़ाम की बात करूँ, बोर्ड एग्ज़ाम की, क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हमारा पहला ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। तो सभी चाहते हैं कि उस ऑफिशियल सर्टिफिकेट की अच्छे से शुरुआत हो। फिर क्लास 12th, वो हमारी करियर की पहली सीढ़ी है। उस सर्टिफिकेट की इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो सभी चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट अच्छे हों। फिर हमारे जो करियर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, अलग अलग कोर्सेज़ के एग्ज़ाम, वो हमारे करियर पाथ में आगे बढ़ने के स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स में हमारी अच्छी लर्निंग हो, तो ये हम भी चाहते हैं, हमारे परिवार वाले भी चाहते हैं और हमारे चाहने वाले भी चाहते हैं कि ओके, ये बच्चा अच्छा कर रहा है। तो हमारे लिए एग्ज़ाम हमारी स्किल, हमारे नॉलेज का वैलिडेशन है, जो साल में एक बार आता है। वो वैलिडेशन प्रोसेस, वो एग्ज़ाम है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, वो वैलिडेशन केवल रिटन एग्ज़ाम में होता है। अभी उसमें बहुत सारे और फॉर्मेट भी आए हैं, बट फिर भी अभी हमारे पास एक ही प्रोसेस है कि 3 घंटे के एग्ज़ाम से हम वैलिडेट करते हैं कि हमारा नॉलेज लेवल क्या है, हमारी लर्निंग कितनी हुई है। जी, एक काउंसलर के रूप में क्या आप मानते हैं कि ये 3 घंटे जो है पूरी तरह से किसी छात्र या छात्रा के अध्ययन का पूरा निचोड़ बता सकता है? मैं पर्सनल तौर पर नहीं मानता हूँ। सिर्फ 3 घंटा आपकी सारी लर्निंग को समेट पाए, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उस 3 घंटे से पहले आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, या उन 3 घंटों में बीमार हों आप, या कुछ और तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हों। तो आपकी जितनी लर्निंग है, पॉसिबल है कि वो 3 घंटे में आप ना समेट पाएँ। तो असेसमेंट एक नया टूल है जो सीबीएसई या और बोर्ड उस पे काम कर रहे हैं, कि पूरे साल भर बच्चे को असेस किया जाता है, उसकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है और उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। साल भर के मार्क्स को कंक्लूड करके उसके रिजल्ट दिए जाते हैं। बट फिर भी अभी भी एज ए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि वो 3 घंटे का एग्ज़ाम बाकी साल भर के एग्ज़ाम पे भारी पड़ता है, क्योंकि वो ही एक हमारे पास पैरामीटर है। अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास वही पैरामीटर है जिससे हम असेस करते हैं। तो इस समय आईसीएसई के और सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और यदि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 16 मार्च से आरंभ होने वाला है। बिल्कुल। तो इस समय क्या सलाह आप देना चाहेंगे युवाओं को कि किस तरह से वो तैयारी करें? खासकर मैं बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूं, क्योंकि 16 तारीख से हम बिल्कुल तकरीबन आखिरी हफ्ते में हैं, एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कुछ कुछ ट्रिक्स हैं अभी जिन पे हम काम करें तो हम अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। मैं इस बात को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि अच्छे मार्क्स आना, अच्छे नॉलेज भी आपको हो, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छे मार्क्स लाना एक अच्छी स्ट्रेटजी का नतीजा है। और आज मैं नॉलेज पे बात नहीं कर रहा हूँ, आज मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी पे बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी के लिए लास्ट मिनट जो पॉइंटर होते हैं, तो आप एक तो सबसे पहले नया कुछ पढ़ना छोड़ दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि नया पढ़ने पे आपको कन्फ्यूजन होगा, वो आप कीजिए। आप मॉक टेस्ट एक अच्छा मीडियम है जिससे आपका स्पीड मैनेज हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट, उन 3 घंटे की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरी राइटिंग स्पीड क्या चल रही है, और राइटिंग स्पीड एक हफ्ते के अंदर अंदर धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। और टाइम मैनेजमेंट, वो 3 घंटे का पेपर आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि सुबह उठ के अच्छी पढ़ाई होती है, या इस तरीके की बातें बोल जाती हैं। एक शब्द है बॉडी क्लॉक, हम रात को ही क्यों सोते हैं, सुबह ही क्यों उठते हैं, तो हमारी बॉडी क्लॉक हमारे हिसाब से सेट हो जाती है। तो जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं, वो अभी लेट नाइट तक जगना ना कोशिश करें, या जो लोग देर रात पढ़ते हैं,
वो देर रात छोड़ के सुबह पढ़ने की कोशिश ना करें। आपका शरीर कंफ्यूज हो जाएगा और आपका शरीर उस हिसाब से आप हार्मोनल सपोर्ट नहीं करेगा और आपकी बॉडी किसी भी चीज़ पे सपोर्ट नहीं करेगी। तो आप जो पढ़ना चाहेंगे, जो समझना चाहेंगे, याद रखना चाहेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो अपने बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप रात में पढ़ते हैं तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़िए। इस दौरान सोशल मीडिया से दूर रहिए या और फैक्टर जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जो आपकी एनर्जी को मिसमैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों से दूर रहिए। तो आप हेल्दी फूड लीजिए, इस दौरान जंक फूड अवॉइड कीजिए। खासकर ये बात मैं उन स्टूडेंट के लिए कहूँगा जो हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं, तो ग्रुप स्टडी इस टाइम अवॉइड कीजिए। आपकी अपनी स्पीड है, उस स्पीड से आप प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, ग्रुप स्टडी अवॉइड कीजिए। और आखिर में अगर मैं बहुत मेजर बात कहूँ, इस टाइम स्लीपिंग साइकिल भी आपकी ज़रूरी है। तो बहुत बच्चे इस दौरान कम सोना शुरू कर देते हैं, लेस देन 5 आवर सोने का ट्राई करते हैं। नहीं, आपको एक 6 से 7 घंटे की नींद, एक सफिशिएंट नींद आपको लेना ज़रूरी है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तभी उस पर कुछ नई चीज़ें ऐड हो पाएंगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हर छात्र अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ छात्र छात्राएं ऐसी हैं जिनके साथ कुछ समस्याएं आती हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या मेंटल हो, मानसिक समस्याएं भी आती हैं। तो इनसे कैसे हम निपट सकते हैं? क्योंकि ये अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं जिसमें बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम मेन बात है कि हम अच्छा पढ़ तो रहे होते हैं बट हमारा सराउंडिंग हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। आपके पेरेंट्स आपको बार बार बोल रहे होते हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो, या दोस्त आपको बोल रहे होते हैं कि मैंने तो इतने चैप्टर कर लिए, और जिस वजह से आप में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज होती है। इस दौरान सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज देखे गए हैं यूथ में नर्वसनेस, वो नर्वस हो जाते हैं, टेंशन, और बहुत बार उन स्टूडेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ पैनिक अटैक वाला सिचुएशन भी देखे गए हैं कि वो एग्ज़ाम से डर जाते हैं। एग्ज़ाम फेयर इस दौरान होने वाला एक बहुत कॉमन इशू है। अगर मैं बात करूं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं बट एग्ज़ाम का डर उन्हें इतना रहता है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं, वो ये कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और इशू है ओवर एक्साइटमेंट। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि यार ये पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, सुपर बच्चे थे, बट उनके मार्क्स नहीं आए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको आपकी एनर्जी लेवल को बहुत हाई कर देता है, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जो मार्क्स, जो अच्छी परफॉर्म करना था आपको एग्ज़ाम में, वो नहीं कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें फैमिली एक्सपेक्टेशन भी है। अगर मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा, हम फ्यूचरिस्टिक इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हुआ, उसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर बात करूं ईटिंग इश्यूज, हम इस दौरान इतने नर्वस हो जाते हैं, बहुत बार हम सही से खाना नहीं खा पाते हैं, या मुझे भूख ही नहीं लग रही है, या मुझे घबराहट हो रही है, या मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं थक रहा हूँ या मुझे बुखार आ रहा है, पर नॉर्मल वो नहीं, आपको खुद फील हो रहा है क्योंकि आप मल्टीपल इश्यूज से गुजर रहे हैं उस दौरान। तो अपनी बॉडी को काम कीजिए, सबसे पहले सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट मंजिल नहीं है, एक रास्ते का एक माइलस्टोन जरूर है पर आखिरी मंजिल नहीं है। आप जितने उसे इजीली लेंगे उतना आपको मदद करेगा। मैं अगर छोटे छोटे स्टेप्स की बात करूं कि कैसे आप इन इश्यूज से बच सकते हैं, मैंने एक तो स्लीपिंग, सोना सबसे ज़रूरी है। आप अच्छा खाना खाइए, इस दौरान फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इस दौरान आप जितना सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया भी हमारे एनर्जी को चेंज करता है, तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। आप जितना पॉजिटिव हो सकते हैं आप वॉक कीजिए, एक लाइट एक्सरसाइज आपको मदद करेगी आपके स्ट्रेस को कम करने का। अच्छा खाना खाइए, हैवी खाना मत खाइए, वो भी आपको स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद करेगा। पॉजिटिव रहिए, उन लोगों से इस टाइम बिल्कुल दूर रहिए जो नेगेटिव बातें करते हैं या आपको डिमोरलाइज करते हैं। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे उनसे। तो नेगेटिव लोगों से इस दौरान दूर रहना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा शेड्यूल बनाइए अपना कि इतने, इस टाइम क्या करेंगे, इस टाइम क्या करेंगे, इस टाइम क्या करेंगे। तो ये आपको बैलेंस करने में, आपके माइंड को रिलैक्स करने में बहुत मदद करेगा। जी, समय का प्रबंधन भी बहुत बिल्कुल, महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट। सब कुछ आते हुए भी उन 3 घंटों में प्रश्न पत्र के बिल्कुल। मुताबिक लिख पाना भी संभव नहीं होता, और कई बार हम ये सुनते हैं कि हमें तो आता था लेकिन समय नहीं बचा। बिल्कुल। तो क्या सलाह है आपकी कि पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें
और समय का प्रबंधन करें कि बिल्कुल। कौन से प्रश्न पहले किए जाएं जिनमें समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बहुत क्लियरली बोर्ड एग्जाम में उन 3 घंटे के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात करूं, तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो 5 से लेकर 10 मिनट तक सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखिए। हो सकता है आपके स्टेट बोर्ड में आपको अलग से पेपर पढ़ने के लिए टाइम ना मिले, फिर भी आप अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि वो जितनी आपको पेपर की अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। पेपर सेक्शंस में बटा रहता है, उन सारे सेक्शंस को आप जज कर लीजिए कि आपको पहला सबसे अच्छा कौन सा सेक्शन आता है, थोड़ा कम कौन अच्छा आता है, और लास्ट में जिसमें जो आपको उतना अच्छे से नहीं आता है, इस तरीके से बांट लीजिए और शुरुआत कीजिए जिस सेक्शन से आपको सबसे अच्छा आता है, और सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक साथ कीजिए। ये आपको टाइम को बचाएगा और कंफ्यूजन की स्थिति को कम करेगा। अगर मैं बात करूं, जो टाइम मैनेजमेंट की बात की है, आपका क्वेश्चन पेपर मल्टीपल मार्क्स में बटा रहता है। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन, इस तरीके से बटा रहता है। 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम 2 लाइन से ज़्यादा मत लिखिए। हो सकता है बहुत स्टूडेंट ये करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा आता है, बट उसकी लिमिट ही 1 नंबर है ना। आप 2 पेज भी लिख देंगे तो वो मैक्सिमम उस पर 1 ही नंबर दे सकता है। तो 1 नंबर के हिसाब से, ऐसे 2 नंबर के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप ये बहुत ध्यान दीजिए कि वो 3 घंटा जो आपको जज कर रहा है, जो आपका एग्जामिनर है, वो आपके प्योर नॉलेज को जज नहीं कर रहा है, वो आपके नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन को जज कर रहा है। तो बहुत बार जिन एग्जाम में डायग्राम बना के आंसर लिखे जा सकते हैं, डायग्राम बनाने में आपको पिकासो नहीं बनना है, दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग नहीं बनानी है, आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। अच्छे से लेबलिंग कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और मैथ्स में जहाँ पे एग्जाम में स्टेप्स होते हैं, उनमें स्टेप्स वाइज मार्किंग होती है, तो आप अच्छे से स्टेप्स में करेंगे, वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि लास्ट में जब भी आप पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो पेपर को एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। आपका पेपर जो 3 घंटे का पेपर है, अप्रॉक्स 2 घंटा 45 मिनट में वो पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट आपके उस पेपर को रिव्यू करने के लिए हैं। बहुत बार छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो इस रिव्यू में ठीक हो जाती हैं, जो लास्ट मिनट आपके मार्क्स को बढ़ाती हैं। आपने बहुत विस्तार से बताया। समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार परीक्षा हॉल में पहुंचने में भी देरी हो जाती है और उसका पूरा प्रभाव उस दिन उस परीक्षा पे पड़ता है। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड वगैरह, वो ज़रूर अपने साथ रखें जब वो। आपने बिल्कुल सही बताया, और ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है। हर कंडीशन में अगर आपका एग्जाम 10 बजे से शुरू होना है, तो आप उससे 45 मिनट पहले उस लोकेशन में पहुंच जाइए। ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने, क्लासरूम हॉल में एंटर करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आपकी चेकिंग होती है और बहुत बार लास्ट मिनट रूम चेंजेस भी होते हैं। तो जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसका आप पे इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए उस जगह पे 45 मिनट पहले पहुंचना 100% जरूरी है। वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। उस 45 मिनट में आप नया मत पढ़िए, आप अपने नोट्स हल्के फुल्के रिवाइज कर सकते हैं, कुछ नया मत पढ़िए, ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा। विमल रतूड़ी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही अच्छे टिप्स हमारे युवा साथियों को दिए कि वो परीक्षाओं में किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, उनका सामना कैसे कर सकते हैं। तो हमारी ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से, सभी छात्र छात्राओं को जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमारे केंद्र पर आए, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।